एक वक्त था जब यूपीएससी क्लियर करना सबका सपना होता था और गवर्नमेंट जॉब एक लाइफ टाइम अचीवमेंट देखी जाती थी। लेकिन आज वही ऑफिसर रिजाइन कर रहे हैं। यही कहानी है हमारे राजवर्धन सिंह नाम के ऑफिसर की। राजवर्धन सिंह एक ऐसा नाम जो दो दो बार प्रेसिडेंट मेडल ले चुका था। एक वो फौजी जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल देश के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन एक दिन उन्होंने यूनिफॉर्म उतार दी। न्यूज 18 ने उनसे पूछा कि आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया, तो उनका जवाब था कि दूसरे ऑफिसर्स की तरह मैं भी यूपीएससी क्लियर का सपना देखने के बाद मैंने यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्जाम क्लियर किया और यहाँ पर अपनी सेवाएं देना शुरू की। लेकिन फोर्स को ज्वाइन करने के बाद रियलिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। जॉब की लगातार डिमांड्स ने मेरी फैमिली को थका दिया। अपनी सेहत को मैंने इग्नोर किया, सिर्फ ड्यूटी करने की सोची। लेकिन जब लगने लगा कि अपना करियर आगे नहीं बढ़ रहा है और 7-8 सालों में मैं ऐसा कन्विंस हो गया कि भाई अब मेरे को ये जॉब नहीं करनी है। रीजन उन्होंने क्या दिया, फैमिली और पर्सनल वेलबींग। और सेम कहानी रही है 7,500 से ऊपर ऑफिसर्स की जिन्होंने 2020 से अब तक 2022 तक का ये डेटा है। इन इतने ऑफिसर्स ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से रेजिग्नेशन दे चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये रेजिग्नेशन का ट्रेंड क्यों बन रहा है और ऑफिसर्स रेजिग्नेशन देने के बाद क्या बातें बताते हैं, क्यों ऑफिसर्स क्विट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब एक ड्रीम है या फिर आपका ये बहुत बड़ा नाइटमेयर बन सकती है। इस सारी बातों का हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। ये बातें बहुत लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकती हैं, लेकिन कंट्रोवर्शियल बातें बहुत बार सच भी होती हैं। मैं जो भी आपको बताऊंगा अपने छोटे से एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो भी मैंने अब तक देखा है उसके बारे में बताऊंगा। हम रियल रीजंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जब भी कोई रेजिग्नेशन देता है, मैं आपको बताऊं, वो लिखता है पर्सनल रीजंस लिख के वो रेजिग्नेशन देता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे, अगर आप रियल रीजंस बताओगे तो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि कागजों के अंदर गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि सर्विसेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे कि सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि सच सबको पता होना चाहिए। अगर आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब है आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपर हर चीज की, तब आप एक डिसीजन पर आए। यहाँ पर मैं सर्विस कंडीशंस को ब्लेम नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। ऐसी न्यूज आपने बहुत देखी होंगी, रिसेंटली काफी वायरल चल रहे हैं। आईपीएस सिद्धार्थ कौशल सर ने रिजाइन किया और साइट किया पर्सनल रीजन। फिर विमेन आईपीएस ऑफिसर रिजाइंस आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सर्विस। 22 की एज में इन्होंने आईपीएस निकाला। बिहार कैडर की काम्या मिश्रा ने ज्वाइन किया था 22 के अंदर और उसके बाद मैम ने रिजाइन कर दिया एट द एज ऑफ 28। फिर लास्ट ईयर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया और बताया कि 850 आईआरएस ऑफिसर्स ने रिटायरमेंट ले लिया है पिछले 10 सालों के अंदर। तो रेजिग्नेशन का जो ट्रेंड है वो अपने उफान पर है। उसके बाद ऐसी न्यूज भी आपको देखने को मिल जाएंगी कि आईएएस ऑफिसर्स सुसाइड कर रहे हैं। आईएफएस ऑफिसर डाइज बाय सुसाइड इन दिल्ली चाणक्यपुरी, सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन। अब आप देखिए, इतनी प्रेस्टिजियस सर्विस में आने के बाद आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और सुसाइड के केसेस यहाँ पर देखने को मिलते। तो कितना डिसहार्टनिंग है कि आपने अपनी पूरी जान लगा के देश का सबसे टफ एग्जाम निकाला और उसके बाद ऐसी कठिनाइयां आपको देखनी पड़ गई जिससे इतना एक्सट्रीम स्टेप देखने को मिल गया। अब आपको लगेगा कि सबसे बड़ा तो भाई इंडिया के अंदर जॉब आईएएस की है। तो फिर बक्सर के डीएम मुकेश पांडे जी क्या कहते हैं, बोलते हैं कि फेड अप ऑफ माय लाइफ, और इन्होंने भी इतना बड़ा स्टेप ले लिया। 2012 के आईएएस ऑफिसर थे, ऑल इंडिया रैंक 12 लेकर आए थे। तो इतनी ज्यादा मेहनत इन्होंने करी और फिर एक एक्सट्रीम स्टेप लिया। तो देखेंगे कि यार ऐसा हो क्यों रहा है। इतना ज्यादा हम मेहनत करते हैं, पूरे दिन रात लगे रहते हैं, एक सपना देखते हैं कुछ चेंज करने का, और उसके बाद ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमको सिचुएशन बिल्कुल ही होपलेस लगने लगती है। तो ये क्या क्या रीजन हो सकते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। लास्ट ईयर एटलीस्ट 11 असिस्टेंट कमांडेंट्स ने रेजिग्नेशन दिया और ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत छोटा सा डेटा है। हर साल हजारों की संख्याओं में लोग जो हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट्स रिजाइन कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि सीनियर लेवल पर चीजें बहुत स्मूथ हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। 2IC कमांडेंट्स ऐसे लेवल पर भी लोग रिजाइन कर रहे हैं। एक
केस यहाँ पर ऐसा था कि एक 2IC सर थे, उनको पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह पे मिली और वो पोस्टिंग के लिए गए ही नहीं और वो घर पे चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं चला और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ही, डिड नॉट ज्वाइन। और उसके बाद 2 साल के बाद उनको जॉब से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपको फोर्स से निकाल दिया जाता है। तो इतने सीनियर लेवल के अधिकारी भी ऐसी हरकत कर देते हैं, तो सबके कुछ ना कुछ रीजंस होते होंगे, उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत बढ़िया आर्टिकल था, IAS अजिताभ शर्मा जी बोलते हैं, ये सर बोलते हैं कि 80% ऑफ द टाइम जो है वो हम नॉन कोर वर्क करते हैं। इनका कहना ये था, हम यहाँ पर सिविल सर्विसेज में आते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। जो प्रॉब्लम पब्लिक फेस कर रही है जैसे कि एजुकेशन, सैनिटेशन, रोड वर्क, ये सारा जो पब्लिक फेस करती है डेली रूटीन के अंदर, उनको सॉल्व करने के लिए हम गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं। लेकिन 80% ऑफ द टाइम हम क्या करते रह जाते हैं, RTIs का जवाब देते रह जाते हैं, मिनिस्टर्स का जवाब देते रह जाते हैं, या फिर मीटिंग्स में रहते हैं हम। प्रॉपर मीटिंग्स, पूरे दिन ये मीटिंग फिर वो मीटिंग के उसके बाद मीटिंग, जिनका आउटपुट जो है वो कम रहता है। रियल गवर्नेंस में ये मीटिंग्स नहीं चलती हैं। तो ये सब कुछ था जिसकी वजह से जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बहुत नीचे जाती रहती है। तो सेम सिचुएशन फौज के अंदर भी है। जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं, 80% ऑफ द टाइम आप नॉन कोर वर्क के अंदर आप करते हैं। ऐसे इतने अनगिनत बेफजूल के काम फौज को दिए जाते हैं, एक असिस्टेंट कमांडेंट को दिए जाते हैं कि आप सर पकड़ लेंगे, आप कहेंगे मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा इन डिग्रियों का? तो तुम चाहते क्या? जब आप नौकरी के अंदर आ जाएंगे तो फिर आप सनी देओल को बोलेंगे, आई फील यू ब्रो, आई फील यू। सबसे बड़ा कारण रेजिग्नेशन का रहता है मेंटल एंड इमोशनल बर्नआउट इन यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस। और इस मेंटल और इमोशनल बर्नआउट के बहुत सारे कारण रहते हैं और सबसे बड़ा कारण बनता है फैमिली लाइफ। जब आप यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस के अंदर आ जाते हो तो फैमिली लाइफ आपकी टफ हो जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि फैमिली लाइफ आपकी कॉम्प्रोमाइज जरूर हो जाएगी कहीं ना कहीं लेवल पर। आपको रिमोट एरियाज में जाना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर जाना पड़ेगा जहां पर आप अपनी फैमिली नहीं लेके जा सकते हो, आप खुद नहीं लेके जाओगे। आप टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 सिटीज के अंदर रहना शुरू कर दोगे। और जब आपके पास पैसा होगा तो आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अच्छे शहर में अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करोगे। जो लोग टीयर 1, टीयर 2 सिटीज से आते हैं उनका अडेप्टेशन रेट जो है वो बहुत कम होता चला जाता है, अट्रीशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उनका जो परिवार था, उनका जो बैकग्राउंड था वो काफी समृद्ध था। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो थोड़े पिछड़े वर्ग से आते हैं या फिर जो वो थोड़े गरीब श्रेणी के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास से। BPL की बात मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ क्योंकि वो पहले से ही गरीबी में रह रहे हैं और उनके लिए सर्विस करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये जो पॉइंट है फैमिली कॉस्ट वाला और लाइफस्टाइल वाला, ये अपर मिडिल क्लास की बात है। मैं यहाँ पे एक पॉडकास्ट भी देख रहा था, उसमें बोलता भी है कि ये सारी चीजें जो है वो अपर मिडिल क्लास बच्चों के चोचले हैं। अगर देखा जाए तो असली रीजन ये है कि जब हम 1991 के बाद LPG रिफॉर्म्स लेकर आए तो हमने इंडिया को ओपन कर दिया, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर से कम नहीं आकी जा सकती। और ऑफिसर लेवल पर, जब आप ऑफिसर लेवल पर आते हो तो आपके पास एक डिसेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। आप कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने पीयर्स से, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्किल सेट्स क्या हैं, आप क्या अचीव कर सकते थे। तो ये जो प्रीशियस लाइफ के मोमेंट्स होते हैं वो आपको फॉरगो करने पड़ते हैं। आप अपनी वाइफ का बर्थडे, अपना बर्थडे, अपने बच्चों का बर्थडे मिस कर देंगे, अपनी एनिवर्सरीज मिस कर देंगे, बच्चों के स्कूल के फंक्शंस मिस कर देंगे। और मैं आपको बताऊं, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन रहता है कि 4 साल तक जो है वो बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। और अगर आप इन 4 सालों के अंदर आप एब्सेंट रहेंगे अपने बच्चे के पास तो डेफिनेटली वो इमोशनल कनेक्टिविटी आपसे नहीं बना पाएगा। ये बहुत मेजर ईयर्स रहते हैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, और फौज के अंदर ये पहले 4 साल आप अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाओगे। तो ये सारे प्रेशियस लाइफ के मोमेंट्स जो है वो आपको फॉरगो करने पड़ेंगे। फैमिलीज जो है, आप सेपरेटेड रहोगे, आपकी फैमिली कहीं और रहेगी, आप कहीं और रहोगे, अपने ही घर में आप मेहमान बन के रह जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेन
आता है ना सर्विस के अंदर आने में, ये बहुत लोग बियर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से रिजाइन कर देते हैं। तो सबसे मेजर रीजन जो था वो यही है कि फैमिली कॉस्ट जो है वो सर्विस में आने के बाद आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, तो ये सब चीजें हमारे लिए इतना मैटर नहीं करती। लेकिन जैसे आप 30+ क्रॉस करते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, 35-40 में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिखने लगती हैं। जोश जो है वो कम हो जाता है। और ये बोलते भी हैं, एक हमारे सोशियोलॉजी के टीचर भी थे जो कि बोलते थे कि 20 से 30 वाली उम्र जो होती है वो मार्क्स वाली उम्र होती है। आप मार्क्स की अप्रोच से चलते हो, मार्क्स मतलब आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हो, आप चीजों को चेंज करना चाहते हो। लेकिन 30 के बाद से आप स्टेटस कोइस्ट हो जाते हो, आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए। आप चाहते हो कि भाई आप वापस घर पे आओ, शाम को अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का चेहरा देखो। तो प्रायोरिटीज जो है वो चेंज होती हुई चली जाती हैं। सबके लिए ये रीजन नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन है रेजिग्नेशंस का। और ये मेंटल और इमोशनल बर्नआउट यहाँ तक खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आप ऑफिसर लेवल पर आ जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आपकी आंसरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप इतने लोगों को कमांड कर रहे हो, 100 लोगों को, 150 लोगों को, 200 लोगों को आप कमांड कर रहे हो, आप आईएएस ड्यूटीज के अंदर जा रहे हो, आप इलेक्शंस में जा रहे हो, आप अपनी कंपनी को संभाल रहे हो, तो आपकी आंसरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी रहती है, जिसकी वजह से आपको ये जो आंसरेबिलिटी है ये आपको बर्डन लगने लग जाता है। आपको लगने लगेगा कि यार मैं इतना काम मैं कर रहा हूँ, पूरे दिन रात मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी गलती आपसे होगी, क्योंकि इतना ज्यादा फाइल वर्क होता है, इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, आपसे गलती, इंसान से गलती होगी ही होगी। और जब आपकी गलती हाईलाइट कर दी जाएगी, आपकी आंसरेबिलिटी फिक्स कर दी जाएगी, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, एक्सपेक्टेशंस आपके पास बहुत ज्यादा है। आपको बोला जाएगा कि आप सीमेंट से ताजमहल बना दो। अब भाई सीमेंट से ताजमहल नहीं बन सकता है, तो एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा रखी जाती हैं, रिसोर्सेज आपके पास नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। आपको लगने लगता है कि यार मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास रहती नहीं है। जब हम सर्विसेज के अंदर आते हैं, हम एक सपना लेकर आते हैं कि हम चेंज लेकर आएंगे, हम रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ कुछ अच्छा हम करने की कोशिश करते हैं। और इसी मोटिवेशन से मैं आपको बता रहा हूँ सभी लोग तैयारी करते हैं। लेकिन असलियत में क्या होता है, जब आप सिस्टम में आते हो तो आप एग्जीक्यूशन के रोल पर आते हो। आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर की पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने का आपको काम दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि ये पॉलिसी है, आप इसको एग्जीक्यूट करिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाती हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे रहते हो और आपसे इनपुट्स लिए नहीं जाते। और जब आपसे इनपुट्स लिए नहीं जाते, आपको स्टार्क डिफरेंस दिखता है। आपको दिखता है कि यार इस चीज की यहाँ पर जरूरत नहीं है, अभी प्रायोरिटीज कुछ और होनी चाहिए और यहाँ पे कुछ और काम किया जा रहा है। तो इससे आपको डिसइल्यूजनमेंट होना शुरू हो जाता है कि यार यहाँ पर क्या आ रहा है। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि फौज के अंदर पहले टीवीज बहुत ज्यादा एक लग्जरी मानी जाती थी। तो जिस टाइम पे आज के डीआईजीज और आईजीज हैं, जिस टाइम पे ये एसीज हुआ करते थे, उस टाइम पे टीवी नहीं हुआ करते थे। तो इनको टीवीज चाहिए थे अपनी कंपनीज के अंदर। तो ये इसी मेंटेलिटी पे अभी भी चले जा रहे हैं कि भाई फौज को टीवी चाहिए। लेकिन फौज आज टीवी से आगे बढ़ चुकी है। आज फौज के पास अपने फोन के अंदर नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, हॉटस्टार है। वो चाहता है कि वो अपने बेड पर लेट के जो मर्जी उसका मूड करे, वो अपने मूड के हिसाब से चीजें देखे। लेकिन टीवी में ऐसा नहीं होता है। 50 लोगों को अलग अलग चीज देखने का मन करता है, एक साथ वो बैठ के एक चीज नहीं देखना चाहते हैं। आज का कल्चर अलग है। तो ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट हो चुकी है और हमारे सीनियर लेवल के अधिकारी अभी भी पुरानी सोच में अटके हुए हैं। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जब आप आएंगे आपको दिखेगा कि जिस चीजों की नीड है वो हो नहीं रही है, जिन चीजों की नीड नहीं है उस पर फोकस किया जा रहा है। आप 24/7 अवेलेबल होने चाहिए, हर टाइम पर एक ऑफिसर अवेलेबल रहना चाहिए। तो जब आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आप 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी करंट का तुरंत का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मेरे पास 10 से 11 बजे के बीच में 10 कॉल आ चुके हैं सीनियर अधिकारियों के। आपका टाइम आपका नहीं है, अभी भी मेरे को काम करने के लिए जाना पड़ेगा। तो जब आप पोस्टिंग पे रहते हो तब पूरा टाइम आपको पता भी नहीं रहता है कि यार कब कॉल आ जाएगा, कब मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर स्ट्रेस
बढ़ता चला जाता है। आपकी पोस्टिंग कैसे कटने वाली है आपके सीनियर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, आपके कमांडिंग ऑफिसर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी कमांडिंग ऑफिसर से बन जाती है तो फिर आपकी पोस्टिंग इजीली कट सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी सीईओ से नहीं बन रही है, आपके सीनियर से नहीं बन रही है, कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जा रहा है, तो फिर आपको स्ट्रेस जो है वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। तो ये फोर्सेस यहाँ पर इंडिविजुअल सेंट्रिक हो जाती हैं। आपको देखने को मिलेगा कि ये रूल्स जो हैं वो सीनियर ऑफिसर्स अपने तरीके से मोल्ड करके चलाए जा रहे हैं। तो एक ही रूल की इंटरप्रिटेशन अलग अलग बटालियन में अलग अलग तरीके से देखी जा रही है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग में, और सेम रूल से सब कुछ गवर्न होता है लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तब आपको डिसइल्यूजनमेंट होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार सेम चीज मैं वहां पे वैसे कर रहा था, मेरे को अप्रिसिएशन मिल रही थी, सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे गाली खाने को मिल रहा है। तो इससे पैदा होता है कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, स्ट्रेस आपको सिर्फ इसी चीज से ही नहीं होगा, स्ट्रेस आपको तब भी होगा जब आपको दिखेगा कि आप अपने मोरल्स के अगेंस्ट जाकर काम कर रहे हैं, जब आपको दिखेगा कि यार ये काम मैं नहीं करना चाहता हूं फिर भी मेरे को ये करने को मजबूर किया जा रहा है। आपने वो पॉडकास्ट भी देखी होगी, एक मेजर साहब हैं, उन्होंने बताया कि जब उनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी तो एक लेफ्टिनेंट थे, तब वो उस टाइम पे एक सीनियर अधिकारी के चेंबर में जाकर उनको उनका टीवी ऑन करके रखना पड़ता था, और वो इंश्योर करते थे कि सारे के सारे चैनल्स चल रहे हैं कि नहीं, टीवी ऑन है कि नहीं, एसी ऑन है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आपको इसी लेवल के अंदर ऐसे काम आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको लगेगा कि यार यही सब करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। सीनियर ऑफिसर्स आएंगे, आपको उनके अकोमोडेशन के लिए वहां पर टॉयलेट साफ है कि नहीं, कमरे में अगर धूल आपको मिल गई कि भाई जरा सी भी धूल, एकदम चकाचक कमरा है और पंखे के ऊपर जरा सी धूल दिख गई, तो फिर आप प्रशस्ति पत्र एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके नाम पर आने वाला है। तो जब आप देख रहे हो कि आपको प्लम्बर का काम भी करने को बोला जा रहा है, आप स्वीपर का काम भी कर रहे हो, तो होगी आपको फ्रस्ट्रेशन की यार इतना सब कुछ मैंने पढ़ाई किया, ट्रेनिंग किया, और मैं सीनियर अधिकारियों के लिए चद्दर बिछाता हुआ फिर रहा हूं, तो इससे आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस आपने यूट्यूब पे काफी देखी होंगी जहां पर एक कांस्टेबल बोल रहा है कि हमको अधिकारियों के घरों पर काम करना पड़ता है, हम इसलिए थोड़ी भर्ती हुए थे, हम फौज में अधिकारियों के घरों पे काम करने के लिए थोड़ी भर्ती हुए थे। तो ये भी एक सच्चाई है लेकिन मानी नहीं जाती है। और तो और अब आपको अपने मोराल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज और भी करना पड़ जाता है जब किसी सीनियर अधिकारी की विजिट हो रही है। तो यहाँ पर टेंडेंसी रहती है कि चीजों को छुपाएंगे, और जो चीजें सही हो सकती हैं, जिनके सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, वो सॉल्यूशन अप्लाई करने के प्लेस पर उन चीजों को इफेक्टिवली मैनेज कर लिया जाता है। अंडर द कारपेट चीजों को छुपाकर बढ़िया तरीके से कालीन बिछा दी जाती है जिससे कि दाग धब्बे नहीं दिखते। तो ये सब चीजें देख के यंग ऑफिसर्स काफी डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार ये सब कुछ हो क्या रहा है। और भाई आज की डेट में जो अपर मिडिल क्लास में है, मिडिल क्लास में है, या फिर मैं बोलूं इंसान की जो बेसिक नीड होती है, इंसान एक सोशल एनिमल है, उनको चाहिए कि अपने आसपास वाले लोगों से वो बात कर सके, अपने परिजनों के साथ वो उठ बैठ सके, अपने जीवन का आनंद ले सके। लेकिन जहां पर सीएपीएफ की पोस्टिंग होती है बॉर्डर इलाकों के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है, बेसिक फैसिलिटीज आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, बेसिक फैसिलिटीज के नाम पर आपको वो लग्जरीज लगने लगती हैं। अगर आपके पास की छत है तो वो लग्जरी हो जाती है, नहीं तो टीने के अंदर आप रहिए, टेंटों के अंदर आप रहिए, या फिर बाशा टाइप में आप रहिए, सेमी परमानेंट टाइप में आप रहिए, टीने की छत के अंदर आप रहिए, जो कि दिन के अंदर इतनी ज्यादा गर्म हो जाती हैं कि आप प्रेफर करते हो कि पास वाले पेड़ के नीचे जाकर अपनी कुर्सी लगाएं और वहां जाकर बैठ जाएं। तो बेसिक फैसिलिटीज का जो अभाव है, जो कि पहले इतना बड़ा इशू क्या पता ना रहा हो, लेकिन आज की डेट में सब चाहते हैं कि एक डिग्निफाइड लाइफ वो जिए। फिर सेम चीज जब ऑफिसर पे पहुंचती है, सीनियर लेवल के ऑफिसर्स के पास जब आप जाते हैं, तो आपको एक बढ़िया रिप्लाई आपको मिलता है कि हमारे टाइम पर चीजें और भी ज्यादा टफ हुआ करती थी, तो इसका मतलब ये है कि आप भी ये चीजें सहो, हमारे टाइम पर ये होता था। ये जब सेंटेंस आ जाता है तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कुछ चेंज होने वाला है। प्रमोशंस के तो कहने ही क्या है, क्योंकि अभी ओ गैस हमको मिल चुका है, तो प्रमोशंस अब थोड़े बेटर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल वैकेंसीज आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। जब तक सीनियर जो बॉसेज हैं, आपके डीजी जो है वो कैडर ऑफिसर नहीं बनेंगे, तब तक
चीजें जो हैं वो इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाएंगी। वैकेंसीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशंस से आप बहुत ज्यादा डिल्यूजन फील करने लग जाते हैं, क्योंकि सेम रैंक के अंदर अगर आप ज्यादा टाइम बिताएंगे, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल आप बिता देंगे, तो फिर आपको करियर ग्रोथ मिलेगी नहीं और सब के सब लोग यहाँ पर फिर एक अच्छा एग्जिट ऑप्शन तलाशने की कोशिश में लग जाते हैं। और वन ऑफ द मेजर रीजन क्यों इतने रेजिग्नेशन हो रहे हैं रिसेंटली, उनमें से एक ये भी है कि जो लोग ये एग्जाम क्लियर करते हैं वो सेकंड ऑप्शन इसको रखते हैं। पहला ऑप्शन वो हमेशा उनका सिविल सर्विसेज रहता है। सिविल सर्विसेज का सपना लेकर वो यूपीएससी क्रैक करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो वो सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं और निकालने के बाद अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं, सबसे पहले तो 60% ऑफ द सीट्स जो है वो खाली चली जाती हैं, 50% ऑफ द सीट्स जो है वो खाली चली जाती हैं। लेकिन जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके करियर पर साफ दिखाई पड़ती है। इस पर मैक्सिमम जनता एक एग्जिट ऑप्शन निकालने की तलाश में रहती है। ये लोग ऐसे अभिमन्यु बन जाते हैं जो एक बहुत टफ चक्रव्यूह को तोड़कर अभिमन्यु तो बन जाते हैं। चक्रव्यूह तोड़ना बहुत मुश्किल था, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया। बड़े बड़े महारथी युधिष्ठिर नहीं तोड़ पाए चक्रव्यूह, लेकिन अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया था। तो ऐसे अभिमन्यु हम बन जाते हैं कि चक्रव्यूह तोड़ के एक बहुत बड़े योद्धा तो बन जाते हैं, लेकिन चक्रव्यूह तोड़कर वापस आने का एग्जिट ऑप्शन ढूंढते ढूंढते यहीं पर ही शहीद हो जाते हैं। और जो इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है तो वो अर्जुन बन जाता है। तो बहुत से लोग यहाँ पर अर्जुन बनने की फिराक में रहते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि ये सब बातें आपके फैमिली बैकग्राउंड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जहां पर आपको सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती थी, आप एसी में रहे हो, घर पे आपने स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स करे हैं, आपने भरपेट खाना खाया है, तो जब आपको स्टार्क रियलिटी यहाँ पर हिट करती है कि यार बचपन से मैं ये सब देखता हुआ आ रहा हूँ, खाता हुआ आ रहा हूँ, बहुत आराम से मैं जी रहा हूँ, लेकिन फिर यहाँ पर आपको फ्रीडम वहां वैसी नहीं मिलती है। आप 3 एकड़ के कंपाउंड के अंदर अपने आप को फंसा फंसा फील करते हो, एक लोनली लाइफ आप व्यतीत करना शुरू करते हो। तो धीरे धीरे ये सब चीजें आपकी मेंटेलिटी को, आपकी मानसिकता को हिट करना शुरू करती हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगते हो, आप रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने लगते हो, आप सोचते हो कि मेरे जो बच्चे हैं बिना मेरी प्रेजेंस के बड़े हो जाएंगे। जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली हो जाती है, वो जरूर यहाँ पर रिजाइन करने के लिए या फिर दूसरे ऑप्शंस को खोजने की कोशिश किया करते हैं। अगर मैं कुछ मटेरियल चीजों की बात करूं तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है वो हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और लैक ऑफ ऑटोनॉमी भी एक रीजन है, जिसमें जो जूनियर लेवल ऑफिसर्स हैं बिना अप्रूवल के कोई काम नहीं कर सकते हैं। फिर इन अप्रूवल्स में डिले आता है, जिससे कि फिर उस डिसीजन की उतनी वैल्यू रहती नहीं है। रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की डेफिशिएंसी फील करने को मिलती है। आपको बोलना पड़ता है कि यार आप कैप्टन हो या फिर आप डीएसपी हो, एक रिकॉग्निशन आपको मिलती नहीं है। पद आपको मिल जाता है, इज्जत नहीं मिलती है। आपको प्रेसिडेंट मेडल मिलता है, लेकिन फिर भी उन गैलेंट्री मेडल्स की कोई वैल्यू नहीं करता है। तो ये सब देख के आप बहुत ज्यादा परेशान फील करने लगते हैं। ये ड्रीम जॉब की रियलिटी मैंने आपको थोड़ी बताने की कोशिश करी, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू मैंने आपको बताया है और दूसरा पहलू भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो आपको यहाँ पर आने के बाद आपको मिलता है। आपको प्रेस्टीज मिलती है, आपको बहुत हैंडसम सैलरी मिलती है, 8th पे कमीशन आने वाला है, आपकी 35% सैलरी हाइक हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे फौज की भी हालत चेंज हो रहे हैं। तो आगे आने वाला टाइम जो है वो बेटर हो सकता है। ओ गैस आ चुका है तो प्रमोशन शायद स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाए, तो जो फ्यूचर है वो बेटर है। हमेशा मैं ये बोलूंगा, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। आप अपने आप को कंपेयर करो, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो यूएस यूके से कंपेयर करो। वहां की जनता गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं जाना चाहती है। यही डिफरेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का, कि डेवलप कंट्रीज में गवर्नमेंट जॉब्स की इतनी वैल्यू नहीं रही है। आज की डेट में इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू इसलिए है क्योंकि अभी भी हमारा माइंडसेट कॉलोनियल माइंडसेट से चल रहा है। हमारे दादा परदादा
और हमारे पिताजी ने गवर्नमेंट जॉब की चमक धमक देखी, इस वजह से उन्होंने हमको यहाँ पे मोटिवेट किया। वो अपनी जगह गलत नहीं थे, आज भी गवर्नमेंट जॉब में वो चमक धमक है, लेकिन जॉब की रियलिटीज चेंज होती जा रही हैं, हमारे एस्पिरेशंस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपके एस्पिरेशंस यहाँ पर पूरे नहीं होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर रिजाइन करते हो, यही सबसे ज्यादा बड़ा रीजन रहता है। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके एस्पिरेशंस पूरे हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर रहेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे और पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। आखिर में दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि चीजें जो है वो धीरे धीरे बेटर होती चली जाएंगी और रेजिग्नेशन तब भी होंगे, रेजिग्नेशन आज भी हो रहे हैं, रेजिग्नेशन कल भी हो रहे हैं। हर दिन भी अगर कोई रिजाइन दे रहा है तो भी आपको इतने घबराने की जरूरत नहीं है। 12-13 लाख यहाँ पर टोटल फोर्सेज मिला के अगर हम सीपीएफ की बात करें, 12-13 लाख लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। कुछ हजार, अगर मैं 1 लाख भी बोल दूं कि भाई जवान और मिला के सब के सब अगर 1 लाख भी रिजाइन कर रहे हैं, तब भी 12-13 लाख लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो सब कुछ खराब नहीं कहा जा सकता। हम सिर्फ एक वीडियो के लिए यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी रियलिटी मैंने आपको दी ताकि एस्पिरेंट्स को ये साइड ऑफ स्टोरी की भी जानकारी हो और वो अपना माइंड मेकअप कर सके और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, ताकि आगे चल के इस रेजिग्नेशन के लूप में ना फंसे और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो। कोई भी आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा, कोई इतने डिटेल में आपको ये सब कुछ नहीं समझाएगा। मैं समझता था कि एक अच्छा डिस्कशन इस टॉपिक पे होना चाहिए और लोगों को ये सब कुछ पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो थैंक यू सुनने के लिए। अगर आपका कुछ भी डाउट है या फिर आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।